चलिए मालूम है किसे कहते हैं परमाणु संख्या। तो देखो परमाणु संख्या हम लोग कहते हैं किसी नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में, ध्यान से सुनेगा मेरी बातों को। परमाणु संख्या अगर आपसे पूछता है परमाणु संख्या किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु के नाभिक में, आवाज सभी के पास क्लियर है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के कुल संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को जनरली हम लोग संक्षिप्त में जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब यहां पर हमने एक बात सीखा कि जो परमाणु संख्या होता है वो क्या है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। यानी शॉर्ट में अगर हम इस बात को देखें तो हमको एक बात पता चल रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, या हिंदी में हम लोग देखेंगे तो नाभिक में या परमाणु में डायरेक्ट कह सकते हैं, परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है बाबू, परमाणु संख्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। अब एक बात हमको यहाँ पर शॉर्ट में समझ के रखना है, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, यानी प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं, पी से, और परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। देखिए हम लोग ऊपर लिख चुके हैं पहले, परमाणु संख्या को जेड से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन के संख्या को पी से डिनोट करते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ परमाणु संख्या कहते किसको है, तो हम कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पी इन न्यूक्लियस या एटम कह सकते हैं। यानी प्रोटॉन की कुल संख्या, देखो क्या कहता है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाता है। तो प्रोटॉन की कुल संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। तो प्रोटॉन के संख्या को अगर परमाणु संख्या के बराबर करना चाहते हैं तो क्या हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। इसका मतलब क्या हो गया बाबू, इसका मतलब यह हो गया प्रोटॉन की कुल संख्या ही परमाणु संख्या कहलाता है, प्रोटॉन की कुल संख्या को ही परमाणु संख्या कहते हैं। चलो सबसे पहले यहाँ पर जो भी बदमाशी कर रहे हैं, ये कोई YouTube वीडियो नहीं है और ये कोई मजाक मस्ती वाला क्लास होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो हमको यहाँ पर हटाने में कोई भी मोह ममता नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो दिल टूटा हुआ माँ का मगरमच्छ और फलना ढेकना है ना, वो सब सावधान हो जाओ, नहीं तो मारेंगे यहाँ पे हम। गधा लड़का, पढ़ना लिखना 22.5 है, सबके एक खाने लगी, मैंने क्या हमारा कहा लगी यहाँ बड़ी जरूरत लगल है जी, क्या करा लगी कर रहे हैं रतिया के, कहा लगे हम 1 घंटा बकित रहे झूठो मूठो आए, बूढ़ बकलई का पढ़ना लिखना है नहीं, सियाल बल बकित रहता है। तोरे नियन सब अनपढ़ बैठल एकरा में, अपने ना पढ़ना ना दूसरा के पढ़े देगा, बिल्कुल उसको हटा देंगे, वैसा कोई बात नहीं है। क्लास डिस्टर्ब करने वाले को यहाँ रखना ही नहीं है, यहाँ पढ़ने वालों को रखना है। 1 घंटा बक रहा है ना, तो बक रहा है अच्छा रिजल्ट दिलवाने के लिए, ना कि ऐसी झूठ सच करने के लिए। जिसको जरूरत है वही आएगा इसमें। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर हो जाएगा। अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जेड बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। जेड बराबर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या के बराबर हो जाएगा। पढ़ना लिखना है नहीं, एक वर्ड सही से बुझाता नहीं है, ऐसे बदमाशी करते रहता। अभी से भी पढ़े के समय है, पढ़ लो, नहीं तो बर्बाद होने से कोई थोड़े ना रोकेगा। मतलब हम बोलते क्यों हैं, अपने लिए, मेरा का क्या फायदा यार, पढ़ेगा तुम अपना फायदा लेगा,
टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन को किससे, पी से, और एटॉमिक नंबर को किससे, जेड से। तो क्या हम लिख सकते हैं पी बराबर जेड। अरे बाबू हम बराबर तुम, तो क्या तुम बराबर हम नहीं हो सकता है, यानी P बराबर जेड है तो जेड बराबर क्या होगा, P हो। अब चलिए यहां पर एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या है, सोडियम में प्रोटॉन की संख्या है। अब ऑप्शन सुनेगा, कोई पहले रिजल्ट नहीं देगा, यहाँ पे आंसर कोई नहीं देगा, हम पूछेंगे तभी देगा। पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलो अब जरा यहां पर हमको बताएगा कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, या इनमें से कोई नहीं। चलिए कितने लोगों का जवाब आ रहा है, 11 11 11। अब आप कैसे बता रहे हैं, तो हमने अभी बताया कि जो किसी तत्व का परमाणु संख्या होगा, जो किसी तत्व का परमाणु संख्या होगा वो उसके प्रोटॉन के संख्या के बराबर होगा, यानी नाभिक में जितना प्रोटॉन की संख्या होगा वही परमाणु संख्या कहलाएगा। तो बाबू इसमें से कितने भाई बहन को याद है कि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। चलिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है, 11 होता है। चलो बताएगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, फ्लोरीन का, फ्लोरीन, फ्लोरीन ध्यान से सुनना मेरे बातों को, फ्लोरीन, क्लोरीन नहीं फ्लोरीन, फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। बताना एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है। चलिए आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, आयरन, आयरन, आयरन का परमाणु संख्या कितना होता है, 26, बिल्कुल सही, याद कर लीजिए सब बात, ठीक है। आयरन का संकेत क्या होता है, आयरन का संकेत क्या होता है, Fe, बिल्कुल सही जवाब है। तो बताओ बाबू इसमें पूछ रहा है कि सोडियम में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो प्रोटॉन की संख्या हम जानते हैं परमाणु संख्या के क्या होता है, इक्वल होता है। अगर हमको परमाणु संख्या याद है तो प्रोटॉन की संख्या पता कर सकते हैं, और अगर प्रोटॉन की संख्या याद है तो परमाणु संख्या पता कर सकते हैं। तो सोडियम का परमाणु संख्या है बाबू 11, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम लोग को पता है पी बराबर जेड, तो जेड बराबर पी। अगर इसका जेड 11 है तो प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह से मेरे पास एक और क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई पूछ देता है क्वेश्चन नंबर 2, आपसे कोई पूछ देता है Ag का प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। Ag का पहले नाम बताओ, Ag का नाम क्या है, 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 सिल्वर, बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, सिल्वर। अब चलो इसका हम ऑप्शन दे देते हैं। ए में दिया गया है 48, बी में दिया गया है 49, सी में दिया गया है 50 और डी में दिया गया है नन ऑफ दीज। इसका मतलब है कि इनमें से कोई नहीं। अब 4 ऑप्शन है, अब चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। डी, जवाब ज्यादातर डी आने लगे हैं। चलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन से पूछा जा रहा है, डी। चलिए बहुत का जवाब डी आ रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं कि अगर डी आ रहा है तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो कितने लोग को पता है Ag का परमाणु संख्या कितना होता है, Ag का परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। Ag का परमाणु संख्या 47 होता है। तो जब बाबू परमाणु संख्या 47 होगा तो कंफर्म है कि प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगा, 47 होगा, यानी इसका सही आंसर 47 होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए पहला पॉइंट क्या बन गया, परमाणु संख्या। अगर परमाणु संख्या पूछेगा तो क्या बताइएगा, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं।
परमाणु संख्या को हम लोग जेड से, प्रोटॉन की संख्या को पी से डिनोट करते हैं, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या यानी पी बराबर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। क्या आपको प्रोटॉन की संख्या कैलकुलेट करने आ जाएगा, प्रोटॉन की संख्या कैलकुलेट करने आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। ध्यान से आज का क्लास कीजिए आप लोग। आज का क्लास में लिखने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ये सारे बात को हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, बस उसको एक बार रिपीट करना है, रिवीजन करना है। क्योंकि आप जिस काम को रिवीजन करके बेहतर कर सकते हैं, शायद आप उसको पढ़ पढ़ के रट रट के याद कर करके नहीं कर सकते। दूसरा जो हम लोग का पॉइंट है बाबू, वो है परमाणु द्रव्यमान, या इसी को आप लोग परमाणु द्रव्यमान संख्या के रूप में देख सकते हैं, तो परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहेंगे। इसे हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे, एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास कहिए या एटॉमिक मास नंबर। अब यहाँ पर आपसे एक नया पॉइंट पूछा जा रहा है, नया टॉपिक यहाँ पर दिखाया जा रहा है, परमाणु द्रव्यमान संख्या। परमाणु द्रव्यमान संख्या भी बहुत सिंपल है। कहता है कि परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, उस द्रव्यमान को संख्या में व्यक्त करना ही परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। यानी परमाणु द्रव्यमान पूछे या परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछे, दोनों एक है। अगर परमाणु द्रव्यमान पूछे तो पॉइंट में भी आ सकता है, लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या पूछे तो जो पॉइंट में आता है पॉइंट वाले वैल्यू को हटा देना होता है, यानी उसके लगभग मान को लिख देना होता है, तो वो संख्या में बदल जाता है, क्योंकि संख्या कभी भी पॉइंट में नहीं होता है। ठीक है, तो ये बातों का ध्यान रखना है। अब परमाणु द्रव्यमान के बारे में बात हो रहा है, तो कल के क्लास में हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। इसमें बताए थे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे बात आता है द्रव्यमान का, तो जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है उसके लगभग बराबर ही न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो ये प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 1839, कहीं कहीं 1837 भी देता है, कहीं कहीं 1839 देता है। तो 1839वां भाग 1837वां भाग छोटा होता है। अब बताइए, प्रोटॉन परमाणु के अंदर पाया जाता है, न्यूट्रॉन परमाणु के अंदर पाया जाता है, तो बताओ ना, एक परमाणु का कण ही इतना सूक्ष्म होता है जिसे हम सरल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, उसके अंदर भी एक प्रोटॉन है। वो प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा उसके द्रव्यमान का भी 1837 भाग छोटा, 1839 भाग छोटा। बताइए ना, उतना छोटा वैल्यू का कोई मान समान होगा क्या, उतना छोटा वैल्यू का कोई मान समान होगा। जैसे में मान लेते हैं कि आप ही को कोई कहा दे कि 1 किलो चीनी लो, ठीक है, 1 किलो चीनी लो, और उसको कहेगा कि 1 किलो चीनी के 1837 भाग में बांट दो। क्या कर दो, 1837 भाग। 1 किलो तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, उससे भी छोटा एकदम करना। चाहे मान लेते हैं कि 1837 भाग में बांटना, चाहे एक रोटी ले लो, एक रोटी, और कहे कि एक रोटी के 1837 भाग में बांटना है। अब बताओ तो 1837 भाग यानी कितना छोटा छोटा रोटी का टुकड़ा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही वाला बात है कि जिस परमाणु को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उस परमाणु का द्रव्यमान कितना कम होगा। उसके अंदर भी प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान परमाणु के द्रव्यमान से भी कम होगा। और कहता है कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है उसके द्रव्यमान से भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1837 भाग छोटा होता है। यानी जो रिलेटिव मास होता है वो 1837 भाग छोटा होता है। इसका मतलब कि एक प्रोटॉन के द्रव्यमान से इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है 1837वां भाग हो रहा है। तो ये कहेगा ना जी, अरे तू रह चाहे ना रह, हमारा में कोई फर्क पड़े वाला नहीं। जैसे मान लेते हैं कि आप सभी लोग 10 दोस्त हैं और पिकनिक मनाने के लिए तैयार हुए, और सब दोस्त आपको 1,000 रुपया दिया। कितना कितना रुपया दिया, 1,000 रुपया दिया। अब सबको 1,000 मिला दिया, और ओकरा में एगो रमुआ नाम के लड़का था, कहा कि हमारा देने से 1 किलो नमक रहेगा। क्या रहेगा, नमक रहेगा। हम 1,000 नहीं देंगे, हमारा देने से 1 किलो नमक रहेगा। क्या रहेगा बाबू, नमक रहेगा। अब एक बात बताइए, आप क्या कहिएगा, क्या आप लोग 1,000 रुपया दे रहे हैं और नमक दे रहा है, तो आप क्या उसको अपने टीम में रखिएगा, क्या आप उसको साथ रखिएगा, क्या आप उसको साथ रखिएगा, क्या आप उसको साथ रखिएगा, बिल्कुल नहीं रखिएगा। कहिएगा ना,
कि अरे तू रह चाहे ना रह, हमारा में कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। हम जब 1000 दे सकते हैं तो 1 किलो नीमक भी खरीद सकते हैं, तो तुम नहीं भी रहेगा तो हमको कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी इतना बड़ा अमाउंट के कारण ये जो नमक का अमाउंट है बहुत ही छोटा है, तो वो नमक वाला लड़का रहे चाहे ना रहे, हम नमक खरीद के पिकनिक मना सकते हैं। इसका मतलब भी वहां पर यही, यहाँ पर भी वही बनता है कि प्रोटॉन के द्रव्यमान से भी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना छोटा होता है कि प्रोटॉन कहता है, परमाणु कहता है, अरे तो हमारा साथ रह चाहे ना रह, हमारा में कोई फर्क पड़े वाला नहीं है। इसलिए अगर परमाणु का द्रव्यमान देखा जाता है तो परमाणु के द्रव्यमान में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल न के बराबर होता है। जो एक का भी इतना छोटा हो जाए, इतना भाग हो जाए, तो उसे हम न के बराबर ही मानेंगे। तो हम कहेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न के बराबर होता है। लेकिन किसका किसका द्रव्यमान इसमें रखा जाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वो सिर्फ और सिर्फ नाभिक के द्रव्यमान पर ही निर्भर करता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछेगा कि परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है, परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है, ठीक है, परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है, और आपसे ऑप्शन में पूछेगा ए नाभिक पर, बी कक्षा पर, सी बाहरी कक्षा पर, डी कोई नहीं पर, कोई नहीं। आपसे क्या पूछा कि परमाणु का द्रव्यमान निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, बताओ जल्दी से। जवाब फर्स्ट आने चाहिए। आप लोग का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए, एकदम कंसंट्रेट होना चाहिए। हम क्या पूछने वाले हैं उस पे फोकस देना है, ठीक है, अलबल के बातों में नहीं रहिए। तो बिल्कुल सही जवाब है इसका नाभिक होगा, क्योंकि नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो कुल द्रव्यमान होता है वही परमाणु का द्रव्यमान होता है। यानी परमाणु का द्रव्यमान किस पे निर्भर करता है, नाभिक पे निर्भर करता है। परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तो अभी इसके द्रव्यमान में कोई भी खास फर्क पड़ने वाला नहीं। चलो, तो यहाँ पर बाबू इस बात को आप समझ गए। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछेगा कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का कुल योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बात समझते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो मिलने वाला द्रव्यमान है उसको एक संख्या में बदलना है, तो सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि एक परमाणु के अंदर, एक परमाणु के अंदर जितना प्रोटॉन है, जितना न्यूट्रॉन है, उसके संख्या का जो कुल योग होगा वही परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। यानी एक प्रोटॉन है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन होगा। तो जब हाइड्रोजन होने वाला है तो किसी का देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, और इसके बाद किसी का परमाणु, जैसे हम हीलियम का देख ले तो इससे 2 गुना हो गया, अगर लिथियम के देख ले तो 3 गुना हो गया, अगर हम किसी और का देख ले तो 4 गुना हो गया, किसी और का देख ले तो 5 गुना हो गया। इसका मतलब कि अगर परमाणु संख्या बढ़ता है तो उसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान भी बढ़ेगा, और ये जो एक्चुअल मान होता है वो लगभग हाइड्रोजन के द्रव्यमान के इक्वल होता है, यानी 1.008। यानी हम लोग बेसिक तौर पे 1 ले सकते हैं। तो जितना उसका परमाणु संख्या होगा, जितना उसका प्रोटॉन की संख्या होगा, जितना उसका न्यूट्रॉन की संख्या होगा, वही न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान, वही प्रोटॉन का लगभग द्रव्यमान होगा। तो बाबू परमाणु द्रव्यमान संख्या को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप सिंपल सी भाषा में ये बता सकते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को, ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के कुल योग को परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है बाबू, क्या कहता है, परमाणु के नाभिक, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग क्या कहलाता है बाबू, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है।
परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु द्रव्यमान संख्या कहिए, बताओ किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान कहिए या परमाणु द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। अब चलो बाबू, क्या हम इसको लिख सकते हैं? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कुल संख्या का योग। इसका मतलब क्या है बाबू? थोड़ा सा अंग्रेजी समझ लो, यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन को शॉर्ट में पी से, एंड टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होगा बाबू? परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से। अब बताइए ना, यहाँ पे कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कुल संख्या का योग, तो योग का मतलब क्या होता है बाबू? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? जोड़। योग का मतलब क्या होता है? 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 जोड़ होता है। तो बाबू यहाँ पे कहता क्या है कि प्रोटॉन के संख्या और न्यूट्रॉन के संख्या का कुल योग, क्या कहेंगे? कुल योग क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाता है। इसका मतलब क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू ए हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का टोटल जो मास होगा, टोटल जो योग होगा, जो टोटल सम होगा, वही क्या कहलाएगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या कहलाएगा। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? ए से। प्रोटॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? पी से। और न्यूट्रॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन से। इसका मतलब साफ साफ हमको पता चल रहा है कि अगर पी और एन के संख्या को जोड़ देंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ए प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब अब अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहें तो क्या बनकर मिलेगा बाबू? P प्लस एन इज इक्वल टू ए हो जाएगा। यानी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला जैसा बनकर मिल गया। अब यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है? 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 बिल्कुल जवाब आने लगे। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है बाबू? तो अभी पढ़े थे कि प्रोटॉन की संख्या जेड के बराबर होता है। यानी हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम हो सकता है। तो क्या पी के जगह पर हम लोग जेड नहीं रख सकते हैं? तो यहाँ पर नए तरह का फॉर्मूला भी हमको देखने को मिल सकता है, पी के जगह पर जेड, क्योंकि पी और जेड हमेशा बराबर होता है। तो जेड प्लस एन बराबर भी हम लोग ए लिख सकते हैं। P प्लस एन बराबर अगर ए होगा तो जेड प्लस एन बराबर भी क्या होगा बाबू? ए होगा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर हमको P और एन पता है तो ए निकल जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि हमको ए पता है, एन पता है, P निकलना है, तो क्या P नहीं निकल जाएगा? तो P बराबर क्या हो जाएगा बाबू? ए माइनस एन। अरे इधर प्लस में तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में। यानी P बराबर क्या हो जाएगा? ए माइनस ए। अब बाबू जब P हमको पता हो गया और हमको पता है कि P बराबर जेड होता है, तो क्या जेड बराबर फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? ए माइनस एन। यानी जेड बराबर भी हो जाएगा ए माइनस। इसी तरह से अगर हम लोग एक और फॉर्मूला देखना चाहें, अगर हमको एन पता करना है तो कुछ नहीं करेंगे, ए में से हम P को घटा देंगे तो एन बराबर फॉर्मूला तैयार हो गया। एन बराबर ए माइनस पी, या एन बराबर हमको पता है बाबू कि एन बराबर ए माइनस पी होता है। ए माइनस पी को हम लोग जेड भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या हमेशा जेड के बराबर होता है। तो हम एन बराबर ए माइनस जेड भी लिख सकते हैं। और जेड और पी हमेशा एक दूसरे के क्या होता है? बराबर होता है, इक्वल होता है। एक बात आप याद करके रख लो, दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा लेकिन पी और जेड बदलने वाला नहीं है। ये दोनों हमेशा एक दूसरे का सार्थक है। जितना पी उतने जेड, जितना जेड उतने पी। हम तुम आप और आपके आने वाले भी बदल जाएंगे, लेकिन ये दोनों बदले वाला नहीं। समझ में आ रहा है क्या? चलो
तो ये हमारा कुछ फॉर्मूला बनकर निकल गया, और ये बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे। P प्लस एन बराबर ए होता है, P को Z कहते हैं तो Z प्लस एन बराबर भी ए हो जाएगा। P बराबर ए माइनस एन होता है, P को Z कहते हैं तो Z बराबर भी ए माइनस एन हो जाएगा। N बराबर ए माइनस पी होता है, हम लोग जानते हैं कि P को Z कहते हैं तो N बराबर ए माइनस जेड भी हो जाएगा। क्या आपको ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? क्या आपको ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? ये तीनों फॉर्मूला क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा बताओ जरा हमको, Z प्लस एन बराबर, Z प्लस एन बराबर, बस Z प्लस एन बराबर, Z प्लस एन बराबर, चलो बताओ a माइनस एन बराबर, a माइनस एन बराबर, a माइनस एन बराबर, चलो वेरी गुड, a माइनस पी बराबर, a माइनस पी बराबर, a माइनस पी बराबर, a माइनस पी बराबर n, बिल्कुल सही है। अब बताओ जरा हमको, प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हैं? P से। परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? परमाणु संख्या को किससे डिनोट करते हैं? वेरी गुड, Z से। प्रोटॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? प्रोटॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? P से, वेरी गुड। न्यूट्रॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? N से, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रॉन की संख्या को छोटी ई से, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ई से, ठीक है, ओके। प्रवीण को किससे डिनोट करते हैं? चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाइए अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलो इसको हटा दे, क्या इसको हम हटा दें? ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बात समझना कि परमाणु को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यानी किस तरह से डिनोट किया जाता है। ओके, देखिए मान लेते हैं कि कोई तत्व X है, ठीक है, कोई तत्व X है, इसमें A B C D ऐसा करके आप लोग बहुत बार लिखा हुआ देखे होंगे, या आपको पहले अलग अलग हम थोड़ा सा दिखा देते हैं, एक कितने कैटेगरी में दिख सकते हैं। यही आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है, नीचे A वाला A इधर हो, B इधर हो। यही आपको कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं, A इधर हो, B इधर हो। कुछ आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं, A इधर हो और B इधर हो। मान लेते हैं कि कोई एक तत्व है, ठीक है, अब ये किसी रूप में रह सकता है, ऐसा रह सकता है, ऐसा रह सकता है, या ऐसा रह सकता है। ओके, अब समझना है, जो X आपको सांकेतिक रूप में दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? तत्व का संकेत है। वो क्या है बाबू? तत्व का संकेत। देखिए शॉर्ट में कहीं ऐसा लिखा रहता है तो आप उसको समझिएगा तबे बना पाइएगा। जो आपको नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा वो परमाणु संख्या होगा। क्या होगा बाबू? परमाणु संख्या, यानी कोई अंक लिखा हुआ रहेगा, ABCD नहीं लिखा रहेगा, कोई अंक लिखा रहेगा, 1 2 3 4। किसी तत्व के संकेत के नीचे अगर कोई अंक लिखा हुआ है तो वो परमाणु संख्या को डिनोट करता है। अगर परमाणु संख्या डिनोट करता है नीचे वाला तो ऊपर वाला डिनोट करता है परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान संख्या को किससे डिनोट करते हैं? A से। इसका मतलब हमको एक बात पता चल गया कि अगर नीचे लिखा रहेगा तो Z रहेगा, ऊपरे लिखा रहेगा तो A रहेगा। नीचे लिखा रहता Z, ऊपरे लिखा रहता A। इसका मतलब E वाला Z है, E वाला A, E वाला Z है, E वाला A, E वाला Z है, E वाला A है, E वाला Z है और E वाला A। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एग्जाम्पल पे तो और अच्छे से समझ में आए। जैसे में मान लेते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे सांकेतिक रूप में लिखा हुआ है Na, नीचे लिखा हुआ है 13 और ऊपर लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 11 और ऊपर लिखा हुआ है 13। अब देखिए, अगर इसके बारे में हमको पहले से जानकारी नहीं होता कि किस तरह से ये डिनोट किया जाता है तो शायद आप इसको नहीं समझ पाते। लेकिन अब अगर पूछेगा कि इसमें बताओ प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। आपसे यह भी पूछ दिया कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। अब देखिए, सबसे पहले हम अगर ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं तो हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सारा चीज यहीं पे लिखा हुआ है। तो बाबू आपको क्या बताएं कि जो नीचे लिखा हुआ रहता है वो परमाणु संख्या को डिनोट करता है
और जो ऊपर लिखा हुआ रहता है वो परमाणु द्रव्यमान संख्या को डिनोट करता है। यानी नीचे वाला जेड हो गया, ऊपर वाला ए हो गया। तो कितने लोग को पता चल गया कि इसका जेड कितना है, इसका जेड कितना है, इसका जेड कितना है, इसका जेड कितना है, इसका जेड 11 है। यानी एक आंसर तो हमको फ्री में मिल गया, जेड बराबर क्या हो जाएगा 11। ये तो बात हम खुद लिख दिए। अब इसके बाद इसमें एक और बात पता करना है कि इसका ए कितना है, ए कितना है, ए कितना होगा बाबू 23। देखिए बहुत लोग यहाँ पर 23 लिखने लगे, 23 लिखने लगे, बहुत बढ़िया। इसी तरह से लिखना है, एकदम क्वेश्चन पूछा जाए और आंसर तुरंत आना चाहिए, क्योंकि हम लोग 12th के विद्यार्थी हैं, 1-2 क्लास के तो है नहीं कि हम लोग तुरंत इसको याद करने लगेंगे चाहे कहीं से खोजने लगेंगे। ए क्या हो जाएगा 23। अब हमको जेड पता हो गया, ए पता हो गया, तो हमको अब दो चीज पता करना है, पी और एन। कितने को लग रहा है कि हम पी पता कर सकते हैं और कितने को पी पता हो गया, कितने को पी पता हो गया? पी कितना होगा, पी कितना होगा? रवि रोशन, काजल पांडे, आरोही वर्मा, दीपक कुमार, एगो गधा के तो नाम लेवे के नहीं मन करा, बिहारी बाबू, प्रिंस कुमार, शिल्पी सिंह, स्वीटी शर्मा, और ऐसे ही पता नहीं कितने सारे नाम आएंगे जो बिल्कुल सही सही जवाब देने लगे हैं या देंगे। चलो जल्दी से, और भी जो है वो सब भी नाम ले लो, जल्दी से नाम ले लो, करें बता दो। बताओ बाबू यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11, क्योंकि अभी हमने पढ़ाया है जेड बराबर क्या होता है पी। तो अगर जेड हमको पता है तो पी मगनिया में मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। अब चलो बाबू बताओ एन क्या होगा, एन कितने को पता करने आ रहा है, एन कितने को पता करने आ रहा है? एन इधर आंसर भी आने लगे, अरे वाह बहुत तेज हो गए आप लोग, आंसर भी आने लगा है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बता चुका है और आप पहले से भी जानते होंगे एन बराबर क्या होता है ए माइनस पी। ए हमको पता है, पी हमको पता है, पी पता नहीं होता तो जेड हमको पता है। यानी 23 में से, यानी 23 में से अगर हम 11 को माइनस कर देते हैं हमको क्या मिल जाता है 12 मिल जाता है, और ये जो 12 मिल रहा है यही क्या कहलाता है न्यूट्रॉन की संख्या। तो क्या आप हमको एक बात बता सकते हैं, आपका परमाणु संख्या, आपका परमाणु द्रव्यमान संख्या, आपका प्रोटॉन की संख्या, आपका न्यूट्रॉन की संख्या निकालना, कैलकुलेट करना सीखना आ गया? क्या आप इसको सीख गए? किस तरह से निकालना है, किस तरह से गणना करना है, बन जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो अभी नहीं सीखे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या पक्का बन जाएगा ना। चलो तो क्या हम इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं? चलो जल्दी से, जिसको भी एक बार स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, स्क्रीनशॉट जिसको भी लेना है ले लो जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गए, स्क्रीनशॉट हो गया बाबू? ओके, अरे हाँ ना तो बोल, हाँ बिल्कुल देते हैं भाई। आप थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट ले लो, बोर्ड साफ करते हैं और नए नए एग्जाम्पल देखते हैं। ओके चलो हो गया, हटाते हैं। देखिए हमको किसी काम को बोझ बनाकर नहीं करना है, हमको कभी ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमको ऐसा लगना चाहिए कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, जिस दिन से आप अपने आप को खुद मानने लगिएगा ना कि हम खुद हैं, उस दिन से सारा काम अपने आप होने लगेगा, आपको जबरदस्ती करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप क्यों किसी के ख्यालों में डूबे रहते हैं? आप हमारे ख्याल में रहिए ना, हम आपके साथ। जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पर एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के नीचे कितना होगा जल्दी से बताएगा? एल्युमिनियम के नीचे कितना लिखें? एल्युमिनियम के नीचे कितना लिखें? 13। वेरी गुड, सही है। अब बताओ ऊपर क्या लिखे? एल्युमिनियम के ऊपर क्या लिखे? एल्युमिनियम के ऊपर क्या लिखे? एल्युमिनियम के ऊपर क्या लिखे? 26 नहीं 27। क्या हम इधर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इधर लिखे या इधर लिखे बात सेम है। ओके, ऊपर लिखा रहेगा तो ये हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या को डिनोट करेगा। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला जेड है। अब बताओ अगर हम इसमें जेड, ए, पी और एन कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या नहीं कर देंगे? चलो जल्दी जल्दी जवाब देगा। जेड क्या होगा? जेड क्या होगा? जेड क्या होगा? जेड क्या होगा? 13। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, जेड 13 होगा। ए क्या होगा? ए क्या होगा? 27।
ए क्या होगा 27, बिल्कुल सही है। अब बताओ बाबू पी क्या होगा, पी पी क्या होगा, पी क्या होगा, पी क्या होगा 13, बिल्कुल सही जवाब है। एन क्या होगा, एन एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन क्या होगा 14। चलो आप लोग सीख गए। बाबू बताओ जेड क्या हो जाएगा 13, ए क्या हो जाएगा 27, पी क्या हो जाएगा, जेड बराबर पी होता है 13, एन बराबर क्या है ए माइनस पी है, तो 27 माइनस 13 इज इक्वल टू बाबू आ जाएगा 14। यानी इस तरह से हम लोग प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं। कितने लोगों को पता है कि चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, चांदी का परमाणु संख्या 47 होता है, बिल्कुल सही है। चांदी का परमाणु द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 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 107 नहीं 108 होता है बाबू, 47, और परमाणु द्रव्यमान संख्या 108। चलो जल्दी से कैलकुलेशन आप लोग तैयार रखो। ए हमको पता है, जेड हमको पता है, पी और एन पता करना है। जल्दी से बताओ ए क्या होगा, ए क्या होगा, हम सभी जानते हैं 108 होगा। जेड क्या होगा, जेड क्या होगा 47 होगा। पी क्या होगा, हम सभी जानते हैं जेड बराबर हमेशा पी होता है, तो पी भी 47 होगा। कितने लोगों को पता है कि एन क्या होगा, यानी कितना का अभी माइनस करने आता है, यानी माइनस प्लस करने आता है कितने लोगों को, जल्दी से बताओ। एन क्या होगा, एन क्या होगा 61। चलिए बहुत का जवाब 61 आ रहा है। अब आप लोग बनाए हैं तो सही है बनाए होंगे, यानी 108 में से 47 को घटाएंगे तो शायद 61 आएगा। तो ये हमको क्या निकल गया, न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। क्या आपको ये 4 टॉपिक प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान संख्या क्लियर हो गए, क्लियर हो गए, पक्का निकाल लीजिएगा। चलो अब हम थोड़ा सा आपसे हट के क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखना चाहते हैं कि कितने लोग करता है काम। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि HCl है और इस HCl में, इस HCl में क्या क्या पता करना है, तो चलो क्या क्या पता करना है नहीं, बस पता करना है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, HCl में P की संख्या क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। कितने लोगों को यहां पर ये बात समझ में आ रहा है कि HCl में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा। बहुत का जवाब भी इधर आने लगे, रवि रोशन 18 17। चलिए और का जवाब आना चाहे अगर भेजना चाहते हैं तो जल्दी से भेजिए। 1 + 17 18। और बताइए किसी का जवाब, किसी का जवाब जो कुछ भी हो, जिसका जवाब जो कुछ भी हो यार, किसी का जवाब नहीं, जिसका जवाब जो कुछ भी हो बताइए जल्दी जल्दी। चलिए एकदम सेम काम करने हैं। देखिए कोई भी अगर अणु बना है तो परमाणु से ही बना है, इसका मतलब उसमें वो परमाणु उपस्थित है जो वो बाहर में थे। जैसे मैं यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन भी एक परमाणु है, क्लोरीन है तो क्लोरीन भी एक परमाणु है। तो एक परमाणु के अंदर प्रोटॉन होता है, जबकि HCl मिलकर परमाणु नहीं अणु बना रहा है। तो इसमें हमको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हाइड्रोजन को अलग कर देंगे, क्लोरीन को अलग कर देंगे, आज देख लेंगे कि कितना कितना परमाणु है। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना परमाणु है 1, क्लोरीन का भी कितना परमाणु है 1। तो बताओ इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालना होगा, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 1, और क्लोरीन में, एक क्लोरीन में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है 17। अब दोनों के जोड़ देंगे तो हमारा मिल जाएगा 18, यानी यही हो गया इसका प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या निकालने के लिए बस हमको ध्यान देना है कि उस अणु में वह परमाणु कितना मिल रहा है। अगर ये पता हो जाएगा तो एक परमाणु का प्रोटॉन पता कर लेके टोटल परमाणु जितना रहेगा उससे क्या कर देंगे गुना, वो अब फिर लास्ट में जोड़ देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा टोटल परमाणु की संख्या। अगर आपसे कोई पूछे कि H2O में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, तो बताइए जल्दी से H2O में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, H2O में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, H2O में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा, H2O में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा। चलिए यहाँ पे जवाब आने लगे 9 9 9, बहुत ज्यादा जवाब आ रहा है 9। चलिए 9 आ रहा है, सबको विश्वास है कि शायद 9 ही सही हो, लेकिन
शायद आप लोग रास्ता से भटक भी जा सकते हैं या भटक गए होंगे। चलिए, एक का आंसर सबसे अलग आया है, वो 10 है। तान्या उपाध्याय, क्या नाम है जी? यही ना है। रूनी 10, स्वीटी 10, यानी चेंज भी होने लगते हैं आप लोग, यानी आप लोग सच में यार परिवर्तन ला देते हैं। चलो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं, प्रोटॉन क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हमको पता करना है कि ये जो H2 अणु है, एकरा में हाइड्रोजन का कितना परमाणु है और ऑक्सीजन का कितना परमाणु है। तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होता है 1, तो यहाँ पर 2 परमाणु है, तो 2 परमाणु में कितना हो जाएगा? 2 गुना 1। इसके बाद देखेंगे कि ऑक्सीजन का कितना परमाणु है। तो ऑक्सीजन देखो कैसे पहचानेंगे कि किसी अणु में किस परमाणु का कितना संख्या है। तो जो नीचे लिखा रहता है, किसी तत्व के संकेत के जो नीचे लिखा रहता है वही परमाणु की संख्या को दर्शाता है। तो H के नीचे 2 लिखल है मतलब 2 गो, O के नीचे कुछ नहीं लिखल है मतलब 1 गो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है बाबू? 1 गो है। और एक ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो जितना परमाणु संख्या होगा उतने प्रोटॉन की संख्या होगा। इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 है और 2 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 10। यानी H2O में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 10 होगा। H2O में प्रोटॉन की संख्या कितना होगा? 10 होगा। H2O में प्रोटॉन की संख्या क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा बाबू? 10 होगा। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें आप सभी लोग देखिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो सकता है। चलो इसको हटा रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताओ H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 0। H2O में पूछा जा रहा है, H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। उससे पहले एक और बात बताइए हमको, उससे पहले आप हमको ये बताइए कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 0 होगा। चलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है 0। देख लेते हैं हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1। द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 1। n बराबर फॉर्मूला होता है A माइनस पी। तो A इसका कितना है? 1 है। P भी इसका क्या है? 1 है। तो 1 में से 1 गया 0। आज के बाद एक बात याद करके रखिएगा, एकलौता एक हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पाई जाती है। आपसे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर पूछता है, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आपसे कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं, चाहे आपके भैया दीदी भाभी कोई पढ़ते हैं, तो उनको बता दीजिएगा हाइड्रोजन एकलौता एक ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन की संख्या पाई नहीं जाती है। क्वेश्चन में पूछता है ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, तो उसका एक ही आंसर है हाइड्रोजन। क्या है आंसर बाबू? हाइड्रोजन। अब चलिए यहाँ पर आपसे पूछा गया कि H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? 7 होगा। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे हम लोग इसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रॉन पता करने के लिए हमको क्या पता करना होगा कि एक हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है और एक ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है। तो बाबू ऑक्सीजन तो हमको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, परमाणु संख्या 8 होता है। घटाएंगे तो 8 बचेगा और 8 एक ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा। तो जब न्यूट्रॉन की संख्या एक ऑक्सीजन का 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का पता करना है। तो एक हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? 0। तो 2 हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा? 2 गुना 0। अब प्लस एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन गुना क्या हो जाएगा? 8। अभी 8 कहां से आया बाबू? तो हमको पता है कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है और परमाणु संख्या 8 होता है। तो n बराबर क्या होता है? A माइनस पी। तो 16 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा? 8 बचेगा, यानी 1 गुना 8। अब बताओ 2 में 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा
और 8 में अगर 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि जल में यानी H2O में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो न्यूट्रॉन की संख्या 8 होगा। कितना होगा बाबू, 8 होगा। समझ में आया, न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, 8 होगा। कितना आएगा, 8 आएगा। क्या आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बाबू? चलो पक्का समझ गए, चलिए वेरी गुड। ओके, हटाएं इसको, हटाएं इसको। चलो इसका एक दूसरा ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, जब हम आपको बताएंगे आणविक द्रव्यमान क्या है, कैसे निकलता है। चलो वो भी हम थोड़ा सा अभी ही बता देते हैं। इसका दूसरा जो ट्रिक है वो भी हम आपको बता देते हैं। चलो जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। छुट्टी 10:30 में होगा, 10:15 में, 10:15 में। ले लिया बाबू, स्क्रीनशॉट हो गया? ओके, अब देख लो थोड़ा सा, क्या बोर्ड आप लोग को साफ नहीं दिख रहा है? क्या लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा है? साफ दिख रहा है ना? चलिए अब यहां पर हमारा एक, नहीं दिख रहा है साफ? चलिए बोर्ड तो क्लीन दिख रहा है यार, कैसा बोलता है, आपका नेट कमजोर होगा। चलिए एक और टॉपिक हम लोग के पास बनता है आणविक द्रव्यमान। क्या बनता है, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो आणविक द्रव्यमान हम लोग अंग्रेजी में पहले इसे क्या कहते हैं बाबू, मॉलिक्यूलर मास। आणविक द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास कहते हैं किसको है, आणविक द्रव्यमान कहते किसको है, तो एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का जो द्रव्यमान होता है, एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है, आणविक द्रव्यमान। अब एक अणु का द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपल वे में आप इसको बता सकते हैं, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योग। ठीक है, किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का कुल योग क्या कहलाता है, आणविक द्रव्यमान कहलाता है। यानी एक अणु में जितना परमाणु होगा वो सभी के परमाणु के द्रव्यमान को अगर हम जोड़ देंगे तो बाबू जुड़ने के बाद वो क्या बन जाएगा, आणविक द्रव्यमान बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आणविक द्रव्यमान। जैसे में मान लेते हैं कि आप बाजार गए और एक झोला लेकर गए, इस झोला में आप बहुत सारा चीज ले लिए। क्या क्या ले लिए, तो आप आधा किलो चीनी ले लिए, 1 केजी आलू ले लिए, 200 ग्राम प्याज ले लिए, ऐसे कर करके बहुत सारा सामान ले लिए। और आपसे पूछा गया कि बताओ जी चीनी कितना लिया, तो आप बताएं कि आधा किलो। आपसे पूछा गया कि आलू कितना लिया, तो आप बताया गया कि 1 किलो। आपसे पूछा गया कि आप बैगन कितना लिए, तो फलना किलो। ऐसे ऐसे आपसे पूछते, और उसके बाद आपसे ये पूछे कि बताओ ये झोला का वजन कितना है, तो क्या करेंगे, अकेले अकेले उसको निकाल निकाल के दिखा देंगे, देखो जी इतना चीनी है, इतना ई है, इतना ई है, इतना ई है, ऐसा कहेंगे क्या, नहीं। हम लोग क्या कहेंगे कि बाबू जितना जितना सामान लिए हैं सबको जोड़ देंगे तो झोलवा के द्रव्यमान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। डीएनडी मीन्स, डीएनडी मतलब क्या है, कौन डीएनडी लिख ले, चलिए। तो यहां पर अगर झोला का द्रव्यमान निकालना है तो हम क्या कर देंगे बाबू, उसके अंदर जितना सामान है सभी के द्रव्यमान को हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पर वही कहता है कि एक अणु का द्रव्यमान होगा तो वही क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान। अब इसको हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो एक अणु में सभी परमाणु का द्रव्यमान का कुल योग क्या कहलाएगा बाबू, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिए, सभी परमाणु के योग क्या कहलाएगा, आणविक द्रव्यमान कहलाएगा।
यानी अगर हमको एक अणु में उपस्थित परमाणुओं का द्रव्यमान पता है तो सभी परमाणु के द्रव्यमान को अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं और जोड़कर जो हमको लास्ट में मिलता है रिजल्ट, उस रिजल्ट को ही हम लोग आणविक द्रव्यमान कहते हैं। आइए हम इसको एग्जांपल ज्यादा अच्छा से समझ पाएंगे। जैसे में HCl है और आपसे पूछ दिया कि HCl का आणविक द्रव्यमान होगा यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, आणविक द्रव्यमान क्या होगा। अब बताओ मेरे भाई HCl का पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, HCl का द्रव्यमान पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं, पता करेंगे कि इसमें हाइड्रोजन का कितना परमाणु है, क्लोरीन का कितना परमाणु है, और दोनों परमाणु के द्रव्यमान को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो वही HCl का आणविक द्रव्यमान कहलाएगा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है, क्लोरीन के नीचे भी कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब एक है, यानी एक हाइड्रोजन का परमाणु है और एक क्लोरीन का परमाणु है। अब बताओ एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 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 एक होता है। कितना होता है बाबू, एक होता है। तो एक गुना एक कर देंगे फिर प्लस करेंगे। इसके बाद अब दूसरे परमाणु को देखेंगे तो दूसरा परमाणु क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का भी कितना परमाणु है, यहाँ पे क्लोरीन बताइए कितना परमाणु है, क्लोरीन का कितना परमाणु है, क्लोरीन का कितना परमाणु है, क्लोरीन का कितना परमाणु है, एक परमाणु क्लोरीन का है तो एक गुना कर देंगे इसके परमाणु द्रव्यमान से। बताइए क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 35.5 होता है, 35 नहीं 35.5 होता है। अब इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो एक में एक से गुना करेंगे, एक होगा 35.5, एक से करेंगे तो 35.5 होगा, यानी टोटल 36 दशमलव क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब एक बात का ध्यान रखिए जो आप पहले से जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान का इकाई होता है AMU, या इसी को आप यूनिफाइड कहते हैं, ठीक है। AMU को एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं और एटॉमिक मास यूनिट को आप यूनिफाइड से भी डिनोट किया जाता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU ना कह के यूनिफाइड भी हम लोग कह सकते हैं। इससे भी पहले आपको हम कभी पढ़ाए होंगे या आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि एटॉमिक मास यूनिट को भी सबसे पहले किस इकाई में डिनोट किया गया था, डाल्टन की इकाई में, यानी सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान को डाल्टन के रूप में डिनोट किया जाता था। उसके बाद लड़ाई झगड़ा हुआ था AMU में, अब इसको भी शॉर्ट करके किस में कर दिया, यूनिफाइड में। तो आपके इसके पीछे यूनिट लगाना काफी जरूरी है, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि वो किसका द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है। तो इसके पीछे हम लोग या तो AMU लगाएंगे या तो यूनिफाइड लगाएंगे। अब डाल्टन का प्रयोग नहीं होता है इसलिए हम लोग डाल्टन नहीं लगाएंगे। तो ए हो गया इतना यूनिफाइड। इसी तरह से अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि बताओ सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड का कितने लोगों को फॉर्मूला याद है, सोडियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। देखिए हम लोग बहुत सारा टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, बहुत सारा टॉपिक पढ़ ले रहे हैं, आप इसको बेकार मत समझिए। सोडियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है। बताओ बाबू सोडियम ऑक्साइड में सोडियम का परमाणु कितना है, 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 अरे सोडियम का परमाणु कितना है जो बताओ, सोडियम का परमाणु कितना है, सोडियम का परमाणु 11 है, अरे 15। सोडियम के परमाणु संख्या नहीं पूछ रहा है, सोडियम का परमाणु कितना है जो पूछ रहे हैं। तो देखो इसमें सोडियम कितना दिखाई दे रहा है बाबू, 2, इसका मतलब सोडियम का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 परमाणु है। अब बताओ इसमें सोडियम 2 है, आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी इसमें जितना परमाणु है सभी परमाणु के द्रव्यमान के योग को कैलकुलेट करना है। तो बताओ सोडियम के बाबू 2 गो, तो 2 में गुना कर देंगे सोडियम के परमाणु द्रव्यमान से। तो बताओ सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम के एक परमाणु के द्रव्यमान कितना होता है, सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 23। कितना होता है बाबू, 23। इसके बाद क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 16। अब इसी को हम कैलकुलेट कर देंगे तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, अब प्लस 16 हो जाएगा।
बताओ बाबू 46 16 कितना होता है? 6 6 12, 3 4 1 5, 5 1 6, यानी 62 AMU होगा या 62 यूनिफाइड होगा। यही हो गया सोडियम ऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान क्या आपको अब समझ में आ रहे हैं? आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट होते हैं अब समझ में आ रहे हैं? कुछ नहीं करना, एक अणु में जो जो परमाणु रहेगा सभी के परमाणु के द्रव्यमान को निकालकर अगर हम एक साथ जोड़ देते हैं तो वही हमारा आणविक द्रव्यमान कहलाता है। इसके बाद एक और मेरे पास क्वेश्चन है, जैसे मैं मान लेते हैं कि आपसे कोई कह दे कि बताओ CaOCl2, इसका नाम क्या है बताओ? CaOCl2 किसका सूत्र है? CaOCl2 किसका सूत्र है? CaOCl2 किसका सूत्र है? ऑप्शन भी देते हैं। पहला जिप्सम, जिप्सम, बी इप्सम, सी विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, और डी कोई नहीं, कोई नहीं। बताओ बाबू सही आंसर क्या है? CaOCl2 किसका सूत्र है? ABCD किसका? सी आंसर आने लगे हैं। सी एकदम लगातार सी आना चाहिए, तो भी हमको लगेगा कि नहीं आप लोग सच में याद कर रहे हैं। और जो लोग देखा हिंस बोलते हैं, कम से कम देखा हिंस ही बोलिए, आपको भी एक दिन लगने लगेगा कि यार हमको भी सीखना जरूरी है। नहीं तो अगर हम हर जगह गलतियां करेंगे तो फिर सीखेंगे कहीं ना। सही है बाबू, ये ब्लीचिंग पाउडर का ही सूत्र है। और अगर आपसे ब्लीचिंग पाउडर को हिंदी में विरंजक चूर्ण कहते हैं। अब अगर इसका आणविक द्रव्यमान पूछे तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमको करना क्या है? पता करना है कि इसमें कौन कौन सा परमाणु है। तो कैल्शियम का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक परमाणु है और क्लोरीन का 2 परमाणु है। तो बताओ बाबू एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? कितने को याद है? एक कैल्शियम परमाणु का द्रव्यमान 40 होता है। जिसको भी याद नहीं है, आज हम एक असाइनमेंट आपको डाल देंगे जिसमें आपको परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या, उस तत्व का नाम, उस तत्व का संकेत, सारे चीज दिए हुए हैं, तो जरा याद कीजिएगा। 1 गुना 40 एक असाइनमेंट आपको इसमें मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में छुट्टी के बाद। 1 गुना 40 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भी कितना है? 1 है, तो 1 गुना क्या कर दे बाबू, इसका द्रव्यमान 16 होता है, प्लस क्लोरीन यहाँ पर कितना है? 2 है, और 1 का द्रव्यमान 35.5 होता है। तो ये हमारा कैलकुलेशन अगर करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा 16 हो जाएगा, और 35 दूनी 70 और 5 दूनी 10, 1 71 हो जाएगा। अगर हम इस सब को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 1 7 हो जाएगा। 6 1 7 हो गया। अब देखो बाबू 7 हो गया, 1 8 हो गया, अब 8 4 12 हो गया, यानी 127 AMU या यूनिफाइड होगा। क्या एक कैलकुलेशन सही है? क्या आप लोग को लग रहा है कि अब हम लोग भी इसको निकाल सकते हैं? क्या हम लोग निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? पक्का? चलिए, अब आपसे कोई पूछ देता है कि बताओ विरंजक चूर्ण में न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो आप 2 तरह से काम कर सकते हैं। आपसे पूछ दिया कि विरंजक चूर्ण, जैसे में यही वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछ दिया कि CaOCl2 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा? किसका संख्या पूछ दिया बाबू? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो हम क्या करेंगे, या तो सभी का न्यूट्रॉन निकाल के जोड़ देंगे, या तो सभी का प्रोटॉन निकाल के और टोटल द्रव्यमान से घटा देंगे। तो बताओ अगर हम इसमें प्रोटॉन की संख्या निकालना चाहें तो हमको क्या मिल जाएगा? कैल्शियम 1 होता है, 1 का प्रोटॉन 20 हो जाएगा। इसके बाद देखो ऑक्सीजन 1 होता है, 1 का प्रोटॉन 8 हो जाएगा। इसके बाद देखो क्लोरीन है तो क्लोरीन का 17 होता है, 1 का 17 होता है तो 2 का क्या हो जाएगा? 34 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? 8 4 12 हो जाएगा, 3 1 4 हो गया, और 4 और 2 6 हो गया, यानी 62 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमको 62 क्या मिल गया? यहाँ पर 62, ठीक है ना जुड़ा हो जी? 4 8 4 12, ठीक है, 12 0 2, 3 1 4, 4 2 6, यानी ये हमको निकल गया प्रोटॉन की संख्या। लेकिन हमको क्या निकलना बाबू? न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होता है? द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो द्रव्यमान कितना आ गया बाबू? 127। 127 में से अगर हम 62 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ। 127 में से 62 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? इधर 7 है,
5 बचेगा, ये हमारा हो गया 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, यानी 65 ना, हाँ 65, यानी ये हमारा जो 65 निकल रहा है, ये क्या निकल रहा है, न्यूट्रॉन की संख्या निकल रहा है। तो क्या आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप सीख जाएंगे कि कैलकुलेशन किस तरह से होता है, तो आप नया नया टाइप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या आपको ये 4 बात समझ में आ रहे हैं? परमाणु द्रव्यमान कैसे निकलता है, परमाणु संख्या कैसे निकलता है, प्रोटॉन की संख्या कैसे निकलता है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलता है, और आज हम लोग आणविक द्रव्यमान भी निकालना सीख गए। तो ये जो हम लोग 5 टॉपिक 6 टॉपिक पढ़े हैं, क्या कंप्लीट हो गया? बिल्कुल बेसिक बात है, लेकिन इसको सीखना बहुत जरूरी है। चलो बाबू समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग कल के क्लास में देख लेंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी बिल्कुल इजी है। लेकिन एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा सूचना, एक सूचना है। सूचना क्या है कि कल हम लोग का क्लास, ऐसा तो उसका सूचना मिल जाएगा, नोटिफिकेशन भी आप लोग के पास चल जाएगा, लेकिन कल हम लोग का क्लास हो सकता है कि 8 बजे से ही हो, और एक क्लास हम लोग का लगभग 8 से 10:30 बजे तक चले। यानी हो सकता है, कंफर्म अभी हम नहीं बता सकते हैं कि 8 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन 8 से 10:30 चल सकता है, यानी कल क्लास का टाइम चेंज हो सकता है और 8 से 10:30 चल सकता है। और 8 से 10:30 में क्या चलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। नोमेनक्लेचर, देखिए ऑफलाइन क्लास में नोमेनक्लेचर चल रहे हैं, ऑफलाइन क्लास वालों के लिए कह रहे हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और जो नए जुड़े हैं, जो ऑफलाइन क्लास में नहीं ज्वाइन है, उनको शायद नोमेनक्लेचर नहीं पढ़ाया गया होगा। तो नोमेनक्लेचर अभी नहीं पढ़ाया गया ऑनलाइन में, तो आप अगर नहीं समझते हैं या ऑनलाइन नोमेनक्लेचर को आप नहीं जानते हैं या नहीं बनाना जानते हैं या उसको नाम लिखना नहीं जानते हैं, तो कोई बात नहीं, आप भी कल क्लास में जुड़ जाइएगा। हम कम से कम कल लगभग 100 क्वेश्चन करने का कोशिश करेंगे कि 2.5 घंटों में लगभग 100 क्वेश्चन हो जाए। मेरे पास लगभग 200 क्वेश्चन हैं जो आपसे हम करवाएंगे। तो ये जो हमको 150 क्वेश्चन हैं, 100 क्वेश्चन जो अभी हैं अवेलेबल, वो 100 क्वेश्चन हम कल करने का कोशिश करेंगे, जहां तक हो सकता है करेंगे। तो जो भी ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन किए हैं और अगर नोमेनक्लेचर नहीं जानते, फिर भी आप नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन को कल देखिएगा। जब हम नोमेनक्लेचर बताएंगे, जब हम नोमेनक्लेचर करना सिखाएंगे, तो उस समय आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। या ऑफलाइन क्लास में कहीं भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, आप कहीं भी पढ़े होंगे, अगर आप नोमेनक्लेचर पढ़े होंगे, तो कल वाला जो हम HW बनाएंगे, CW बनाएंगे, जो भी वर्क हम लोग नोमेनक्लेचर पे करेंगे, वो नोमेनक्लेचर भी आपको समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिएगा। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, उनके लिए हम असाइनमेंट ऑनलाइन के थ्रू ही स्टडी मटेरियल में सेंड कर देंगे, और जो ऑफलाइन वाले हैं उनको कल पेज मिलेगा, वो क्लास से पेज खरीद लेंगे, क्योंकि वो पेज आपके पास रहेगा तो ही आपको रात को क्लास करने में मजा आएगा। आपको पता चलेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं, कौन कौन से नहीं बन रहे हैं। और बिल्कुल क्लास जैसा माहौल रहेगा, यानी आपको जो भी क्वेश्चन पूछना रहेगा, आप बिल्कुल चैट बॉक्स में उस क्वेश्चन को डालिएगा, हम जरूर बताएंगे। और कोशिश करेंगे कि A to Z क्वेश्चन हम बना दें, जो सिंपल क्वेश्चन रहेगा वही बस आपके लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है? तो कल का यही सूचना है। और मान लेते हैं कि कल एक क्लास नहीं हो पाता है, तो फिर जिस टाइम से हम लोग का क्लास चल रहा है उसी टाइम से हम लोग का क्लास चलेगा, ठीक है? तो चलो, कोई दिक्कत? तो 8 से कल हम लोग 10:30 तक मिलेंगे। 10:30 का समय बढ़ सकता है, घट नहीं सकता, ठीक है? जब हम लोग एक बार जुड़ जाएंगे ना, तो समय को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। क्यों, आपको लगते हैं क्या कोढ़िया मास्टर रखते हैं? नहीं ना। हाँ, कल असाइनमेंट क्लास में भी मिलेगा। ऑफलाइन वाले बच्चे जरूर क्लास से खरीदेंगे, क्योंकि और बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट में होगा यार, 1 रुपया 2 रुपया में होगा। जो फोटोकॉपी का पैसा होता है वही बस आपको देना होगा, तो वह कॉस्ट देना है, यानी कल पैसा भी लेकर आना है। 2 रुपया, बिना 2 रुपया के अगर दे देंगे ना, तो आप लोग इसको इज्जत नहीं कीजिएगा, ठीक है? फाड़ के फेंक दीजिएगा। तो 2 रुपया में मिलेगा, 2 रुपया मिलेगा यार ऑफलाइन क्लास में, 2 रुपया में। ऑनलाइन क्लास में फ्री में, ऑनलाइन वाले को फ्री में। ओके, मिलते हैं कल। गुड नाइट। और आप लोग मेहनत कीजिए, हम यही आप लोग से कहना चाहेंगे।
बिल्कुल।